नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। विधानसभा में राजभवन नामकरण का मामला। रांची राजभवन को बिरसा भवन और दुमका को सीधो कानू भवन किया जाए, बोले मंत्री राधाकृष्ण किशोर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड भवन दिल्ली में ठहरने का मामला उठाया, जहां उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग के एक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के झारखंड भवन में उन्हीं लोगों को कमरा मिलेगा जो माननीय के सगे संबंधी होंगे। उन्होंने इस आदेश को लेकर आपत्ति दर्ज करने को कहा है, साथ ही आदेश को वापस लेने की भी बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने इस आदेश को हास्यास्पद भी कहा है। इस पर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस पर विचार सरकार करेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दिल्ली में ऊर्जा विभाग का गेस्ट हाउस है जिस पर 5 लाख का खर्च होता है। पुराना झारखंड भवन भी है, इसकी जानकारी भी सरकार ले। इसके बाद सदन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु संविधान के अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। इस तरह राज्यपाल का पद राज्य का पद होता है। राज्यपाल के कार्यालय से राज्य का कार्य संपादित किया जाता है। राजभवन राज्य की संपत्ति होती है, इस पर राज्य का अधिकार होता है। ऐसे में इसके नामांकन का अधिकार राज्य सरकार का होता है। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रस्ताव किया कि रांची राजभवन का नाम भगवान बिरसा के नाम पर बिरसा भवन और दुमका स्थित राजभवन को सीधो कानू भवन किया जाए। बोकारो में 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर, मौके पर 2 युवकों की दर्दनाक मौत। बोकारो के गोमिया प्रखंड के ललपनिया घाटी में 2 बाइकों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई है जबकि 3 लोग गंभीर घायल हुए हैं। यह घटना गोमिया थाना क्षेत्र के तुलबुल गांव के समीप ललपनिया घाटी के पास की है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया में भर्ती कराया है, जहां 2 युवकों की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पाकर सीएचसी पहुंचे गोमिया बीडीओ सीओ ने बेहतर इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को बोकारो सदर अस्पताल रेफर कराया है, जबकि तीसरे घायल का इलाज ललपनिया स्थित टीटीपीएस अस्पताल में चल रहा है। मृतकों की पहचान तुलबुल निवासी रवि प्रसाद 38 वर्षीय पिता स्वर्गीय सुभाष प्रसाद एवं मंशु महली 16 वर्षीय पिता जगन्नाथ महली के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार रवि प्रसाद अपने साथी दिलीप प्रजापति के साथ बाइक से ललपनिया लौट रहे थे। इसी दौरान मंशु महली अपनी बाइक से ललपनिया की ओर जा रहा था, जहां दोनों के आमने सामने की टक्कर हो गई। बगोदर के 5 मजदूर नाइजर में बंधक। जयराम ने हेमंत सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को लेकर सरकार की नीतियों पर निशाना। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रवासी मजदूरों की बदतर स्थिति एक बार फिर जोरदार तरीके से गूंजी है। डुमरी से विधायक जयराम महतो ने हेमंत सरकार को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि राज्य के प्रवासी मजदूर लगातार संकट में हैं, लेकिन सरकार और उसके विभाग संवेदनशीलता नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि बगोदर के 5 मजदूर अभी भी नाइजर के आतंकियों के कब्जे में फंसे हुए हैं और उनके परिवारों के पास न राशन है न मदद। केंदुआडिया में जहरीली गैस रिसाव मामला। कोल इंडिया अध्यक्ष बोले स्थानांतरण जरूरी, गैस की मात्रा खतरनाक स्तर से ऊपर। धनबाद के केंदुआडिया में जहरीली गैस रिसाव का संकट लगातार गहराता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बुधवार को कोल इंडिया के अध्यक्ष सनोज कुमार झा ने प्रभावित इलाके का दौरा किया है और विस्तृत निरीक्षण किया है। तकनीकी टीमों से रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने मौजूदा हालात को अत्यंत गंभीर बताया है। उन्होंने कहा कि स्थिति में अपने आप सुधार की संभावना नहीं है, इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरण ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्थायी विस्थापन नहीं बल्कि जानलेवा गैस के बढ़ते स्तर से बचने का तत्काल कदम है। कई इलाकों में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा खतरनाक स्तर से ऊपर पाई गई है। प्रभावित परिवारों से व्यक्तिगत बातचीत की गई है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि पहले गैस रिसाव को बंद किया जाए, इसके बाद कोई बात करे। हजारीबाग के पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी। देर रात 3 चोरों ने दान पेटी तोड़कर निकाले पैसे। घटना सीसीटीवी में कैद। हजारीबाग के प्राचीन पंचमुखी हनुमान मंदिर में देर रात चोरी की घटना हुई है। चोर रात करीब 1:10 पर मंदिर में घुसे और 1:36 पर बाहर निकल गए। यह पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 3 चोर मंदिर के अंदर जाते जाते दिखे हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी आशुतोष पांडे ने बताया कि वे रात 9 बजे अपने घर चले गए थे। सुबह 5 बजे जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने दानपेटी का ताला टूटा हुआ पाया। दानपेटी के अंदर और बाहर कुछ नोट बिखरे हुए थे। पुजारी आशुतोष पांडे के अनुसार चोरों ने दानपेटी से बड़े नोट निकाल लिए
और अपने साथ ले गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोहसिंगरा थाना प्रभारी और स्थानीय लोगों को दी। स्थानीय सेवानिवृत्त डीएसपी अनिल पांडे ने घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से चोरी को अंजाम दिया गया है उससे चोरों में पुलिस का कोई भय नहीं दिख रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि इस घटना में नशेड़ी लोगों का हाथ हो सकता है। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना प्रभारी निशांत किरकट्टा मंदिर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। 16 माह बाद जेपीएससी ने जारी किया सीडीपीओ मेंस का रिजल्ट। 163 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए चयनित। झारखंड लोक सेवा आयोग ने लंबे इंतजार के बाद बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। लगभग 16 महीनों की देरी के बाद आए इस नतीजों में 163 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सीडीपीओ के कुल 64 पदों पर बहाली होनी है, जिनमें से 32 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इन सफल अभ्यर्थियों को अब 50 अंकों के इंटरव्यू से गुजरना होगा, जिसके बाद आयोग अंतिम मेधा सूची जारी करेगा। यह बहाली प्रक्रिया साल 2023 के विज्ञापन के आधार पर शुरू की गई थी। आयोग ने 10 जून 2024 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी और 15 जुलाई 2024 को पीटी का परिणाम घोषित किया गया था। पीटी में 1590 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था, जिसके बाद 2 से 4 अगस्त 2024 को मुख्य परीक्षा ली गई थी। मुख्य परीक्षा में कुल 1511 उम्मीदवार शामिल हुए थे। रिजल्ट में लगातार हो रही देरी से अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही थी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से युवक की मौत। देवघर में परिजन बोले, यह हादसा नहीं, सोची समझी साजिश है। देवघर नगर थाना क्षेत्र के मॉडर्न पब्लिक स्कूल के पास देर रात एक सड़क हादसे में 35 साल के आलोक कुमार की मौत हो गई है। आलोक स्कूल परिसर में प्रवेश के लिए गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटे रही होगी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आलोक 40 फीट दूर जा गिरे और मौके पर ही गंभीर घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इस घटना में स्कूल का गेट, दीवार और बिजली का पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया है। मृतक के भाई और भाजपा नेता आशुतोष कुमार ने इसे सड़क हादसा मानने से इनकार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक सोची समझी साजिश है। आशुतोष ने बताया कि आलोक स्कूल में ही रहते थे और रात में किसी काम से बाहर निकले थे। नींबू पहाड़ पत्थर खनन की सीबीआई जांच जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने झारखंड के साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ में अवैध पत्थर खनन मामले में सीबीआई को जांच करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नींबू पहाड़ पत्थर खनन की सीबीआई जांच जारी रहेगी। यह आदेश जस्टिस आलोक राठे और संजय कुमार की पीठ ने सीबीआई की उस याचिका पर दिया है, जिसमें झारखंड सरकार पर जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। यह मामला साहिबगंज जिले में लगभग 1500 करोड़ के अवैध पत्थर खनन घोटाले से जुड़ा है, जिसकी साल 2022 में ईडी ने जांच शुरू की थी और जेएमएम के प्रभावशाली नेता पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। साहिबगंज के स्थानीय निवासी विजय हांसदा में भी एक याचिका में पंकज मिश्रा खनन अधिकारियों और खनन माफियाओं की भूमिका की शिकायत की थी। रांची में आज से फिर लौटेगी सर्दी, गिरेगा पारा। बोकारो हजारीबाग में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंचा, 15 से शीतलहर के आसार। रांची में एक बार फिर सर्दी की दस्तक तेज होने वाली है। मौसम केंद्र ने बताया कि आज से तापमान में गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। यह सिलसिला अगले 3 दिनों तक जारी रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में लगभग 2 डिग्री की कमी दर्ज होने की संभावना है। इसके बाद 2 दिनों के अंतराल में पारा करीब 3 डिग्री तक बढ़ सकता है। मंगलवार को हल्की बढ़ोतरी के साथ न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री पर जरूर पहुंचा, लेकिन शाम होते होते कनकनी ने लोगों को बेहाल कर दिया। दोपहिया वाहन चालकों को तेज ठंड और हवा के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं 14 दिसंबर से सुबह में कोहरा छाने लगेगा। 15 दिसंबर के बाद ठिठुरन वाली शीतलहर चलने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान लगातार नीचे जा रहा है। रांची और गुमला 5 डिग्री के साथ सबसे ठंडे जिलों में शामिल हैं। वहीं बोकारो, हजारीबाग सहित मध्य झारखंड में न्यूनतम तापमान 5 से 11 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। आग लगने से खलिहान में रखा 3 लाख का धान का फसल जलकर स्वाहा। बंदगांव प्रखंड के लांडूपोदा पंचायत के खैरुडिया गांव में बुधवार सुबह आग लगने से 2 किसान से धान का फसल जलकर स्वाहा हो चुका है। फसल की कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक खैरुडिया गांव के चतुर्भुज महतो और गांधी महतो ने अपने खेत में करीब 20 बैलगाड़ी धान की फसल काटकर खलिहान में तैयार करने के लिए रखा था। बुधवार सुबह अचानक खलिहान में रखी फसल में आग लग गई, जिससे फसल जलकर स्वाहा हो गया। सूचना मिलते ही विधायक प्रतिनिधि
मिथुन गागराई, समाजसेवी जातिन महतो, 20 सूत्रीय सदस्य शिवशंकर महतो, झामुमो किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री गोप अनिल महतो, ललितो महतो सहित कई लोग मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगने की बात कही जा रही है। वहीं विधायक प्रतिनिधि मिथुन गागराई ने इसकी जानकारी बंदगांव सीओ भीषम कुमार को दी है और क्षतिग्रस्त किसान को मुआवजा देने की मांग की है। जेसीई सीईबी ने पीजी मेडिकल के दूसरे राउंड की काउंसलिंग की तिथियां घोषित की। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतिस्पर्धी परीक्षा परिषद ने नीट पीजी 2025 के आधार पर राज्य कोटा सीटों के लिए दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं। पहले राउंड की राज्य मेरिट सूची में शामिल उम्मीदवारों को दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। वे सीधे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। एमएलए नीरा यादव ने सदन के बाहर बैठकर जताया विरोध। शून्यकाल में मौका नहीं देने से थी नाराज। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा विधायक नीरा यादव सदन से नाराज होकर बाहर निकल गई थी। नीरा यादव की यह नाराजगी शून्यकाल में उनके सवाल नहीं लिए जाने के कारण थी। उन्होंने सदन में विधि व्यवस्था ठीक नहीं होने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को किसी भी तरह का अधिकार यह सरकार देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि शून्यकाल के लिए सवाल को लेकर उन्होंने खुद शाम में प्रक्रिया पूरी की थी और बाद में कहा गया था कि अभी आपका समय नहीं है। जब मेरे द्वारा ऐतराज जताया गया तो फिर कागज निकालकर दूसरे नंबर पर उसे रखा गया। इसके बावजूद हमें शून्यकाल में मौका नहीं दिया गया। इससे नाराज होकर हम चलते हुए सदन से बाहर निकल आए हैं। सदन में स्पीकर द्वारा बोलने का मौका नहीं दिए जाने से नाराज कोडरमा की भाजपा विधायक नीरा यादव ने बुधवार को सदन के बाहर बैठकर विरोध जताया। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि इतनी खराब व्यवस्था आज तक हमने नहीं देखी है। रात में लोग 12 बजे प्रश्न लेकर यहां आते हैं और कुछ लोग इधर उधर करके सवाल कभी भी लेकर चलते हैं, जिसे देखने वाला कोई नहीं है। दरअसल अनुपूरक बजट के दौरान सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष की ओर से बोला जाना था, मगर नाम होने के बावजूद नीरा यादव को बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिससे वह नाराज होकर सदन से बाहर निकल गई थी। झारखंड के 2 जिलों में चौकीदारों दफादारों के वेतन व वर्दी के लिए राशि आवंटित। झारखंड के खूंटी और लातेहार जिलों में कार्यरत चौकीदारों और दफादारों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। राज्य सरकार ने इन कर्मियों के वेतन और वर्दी के लिए बड़ी राशि आवंटित कर दी है। इस संबंध में गृह एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव द्वारा राशि आवंटन से संबंधित आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार खूंटी और लातेहार जिले के चौकीदारों और दफादारों के वेतन और वर्दी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कुल 3 करोड़ 14 लाख की राशि आवंटित की गई है। यह राशि दोनों जिलों में उनकी आवश्यकता के अनुसार वितरित की गई है। खूंटी जिले के लिए सबसे बड़ी राशि यानी 2 करोड़ 76 लाख आवंटित की गई है, जबकि लातेहार जिले के लिए 37 लाख 62 हजार का आवंटन किया गया है। गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया कि आवंटित की गई इस राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार से की जाएगी। प्रिंटर में कार्टिज खत्म। रिम्स में 4 दिनों से ओपीडी रजिस्ट्रेशन बंद। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में प्रशासनिक लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। बीते 4 दिनों से ओपीडी पंजीकरण पूरी तरह ठप है। वजह है पंजीकरण काउंटरों पर प्रिंटर की स्याही उपलब्ध नहीं होना। इस कारण रोजाना आने वाले हजारों मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजीकरण पर्ची नहीं मिलने से लंबी कतारें लग रही हैं और कई मरीज समय पर डॉक्टर से परामर्श नहीं ले पा रहे हैं। अस्पताल कर्मियों के अनुसार ओपीडी पंजीकरण के लिए लगे प्रिंटरों की स्याही खत्म हो चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा अब तक नई इंक कार्टेज उपलब्ध नहीं कराई गई है। मरीजों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिम्स जैसे बड़े संस्थान में ऐसी बुनियादी कमी बेहद शर्मनाक है। दूर दराज और ग्रामीण इलाकों से आने वाले कई मरीज इलाज के बिना ही वापस लौटने को मजबूर हो रहे हैं। पंजीकरण ठप रहने का असर अस्पताल की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली पर भी साफ दिख रहा है। जमशेदपुर में गैराज में खड़ी कार और ऑटो में लगी आग। एग्रीको ट्रैफिक सिग्नल के पास हुई घटना। शॉर्ट सर्किट की आशंका, मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में देर शाम एग्रीको ट्रैफिक सिग्नल के पास स्थित एक गैराज में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही कार से उठती लपटें देखी गई, कुछ ही सेकंड में आग ने तेज रूप ले लिया और पास खड़ी ऑटो भी उसकी चपेट में आ गई। दोनों वाहनों में आग इतनी तेजी से फैले कि देखते ही देखते पूरा गैराज धुएं और लपटों से भर गया। दुकानदार और आसपास के मौजूद लोग सुरक्षित स्थानों की ओर भागने लगे।
घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद एक कई फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह काबू में पा लिया। दमकल विभाग की शुरुआती जांच में अनुमान लगाया गया है कि गैराज के अंदर खड़ी कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़की है। आग तेज होने के कारण उसके बगल में खड़ी ऑटो भी इसकी लपटों में आ गई। दोनों वाहनों में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही मिनटों में कार और ऑटो पूरी तरह जलकर राख के ढेर में बदल गए। राहुल सिंह गिरोह ने सोशल मीडिया पर क्रशर ऑफिस में की गई फायरिंग का जिम्मा लिया। राहुल सिंह गिरोह ने सोशल मीडिया पर क्रशर ऑफिस में हुई गोलीबारी की घटना का जिम्मा लिया है। सोशल मीडिया पर जारी प्रेस विज्ञप्ति में राहुल सिंह गिरोह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 9 दिसंबर की रात खुंटी जिले के रनिया थाना क्षेत्र के डोडमा स्थित क्रशर के ऑफिस में गोलीबारी की घटना हुई है। इसकी जिम्मेदारी मैं राहुल सिंह लेता हूं। विज्ञप्ति में आगे लिखा कि आज के बाद जो कोई व्यापारी हमें इग्नोर करने की सोच रखेगा, उसको हम सोचने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। चाईबासा में पांगा पंचायत में खुला प्रसव पूर्व जांच केंद्र, गर्भवती महिलाओं को घर के पास मिलेगी सेवा। चाईबासा के मंझारी प्रखंड की पांगा ग्राम पंचायत में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए अब प्रसव पूर्व जांच कार्यक्रम का संचालन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मंझारी के बजाय पंचायत के मुख्य केंद्र पुराना पंचायत भवन रांकोई में शुरू कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था का उद्घाटन मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया द्वारा फीता काटकर किया गया है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं को उनकी दहलीज पर पहुंचाना है, ताकि 100% महिलाओं की नियमित जांच और देखभाल सुनिश्चित किया जा सके। उद्घाटन के पहले दिन शिविर में कुल 16 गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई है, जिसमें रक्तचाप, हीमोग्लोबिन और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों का परीक्षण किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें पोषण और संस्थागत प्रसव के महत्व के बारे में जागरूक भी किया है। मुखिया हरिन तामसोय ने कहा कि यह पहल ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को मजबूत करेगी और गर्भवती महिलाओं को दूर स्थित केंद्रों पर नहीं जाना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर CSR का 63% पैसा खर्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने 3 साल में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम पर किए गए खर्च का 63.44% पैसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक योजना पर खर्च किया है। बैंकों की ओर से सरकार को CSR के खर्च के संबंधित दिए गए ब्यौरे में इस बात का उल्लेख किया गया है। बैंकों की ओर से CSR मद में पिछले 3 साल में किए गए खर्च का ब्यौरा सरकार को दिया गया है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किए गए खर्च का भी उल्लेख किया गया है। सरकार को सौंपे गए ब्यौरे के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया में पिछले 3 साल के दौरान CSR पर कुल 85,90,000 रुपए खर्च किया गया है। बैंक ने CSR पर किए गए इस कुल खर्च में से 63,69,000 रुपए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नामक योजना पर खर्च करने का ब्यौरा दिया है। सरकार को दिए गए ब्यौरे के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया ने राज्य के 5 जिलों में इस योजना पर 63,69,000 रुपए खर्च किए हैं। इस योजना पर बैंक ने रांची में कुल 10,85,000, जमशेदपुर में 12,18,000, हजारीबाग में 13,32,000, धनबाद में 7,38,000 और बोकारो में 9,96,000 रुपए खर्च किए हैं। राज्यपाल के लिए बदला वंदे भारत ट्रेन का प्लेटफॉर्म। रांची हावड़ा वंदे भारत ट्रेन का प्लेटफॉर्म बुधवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस के लिए बदल गया। रेलवे ने वंदे भारत को टाटानगर स्टेशन के परिचालन शेड्यूल को बदलकर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर लाया, जबकि आम दिनों में डाउन लाइन की ट्रेनें 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती हैं। इधर राज्यपाल के आने से टाटानगर स्टेशन छावनी में तब्दील हो गया था। इस दौरान दर्जनों रेल अधिकारी भी स्टेशन पर मौजूद थे, ताकि राज्यपाल की सुविधा का ध्यान रखा जा सके। बताया जाता है कि राज्यपाल सोमवार को हावड़ा राउरकेला वंदे भारत एक्सप्रेस से टाटानगर स्टेशन आकर जमशेदपुर सर्किट हाउस से सड़क मार्ग द्वारा ओडिशा के रायरंगपुर गए हुए थे। अब झारखंड में तैयार होगी चेकर स्टील प्लेट। बोकारो स्टील प्लांट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि। बोकारो रेलवे कोचों और प्लेटफॉर्म के ओवरब्रिज में लगाई जाने वाली टिकाऊ, फिसलन रोधी और उच्च घर्षण क्षमता वाली चेकर स्टील प्लेटें अब झारखंड में बनेंगी। घरेलू इस्पात उत्पादन क्षमता को नई दिशा देते हुए सेल के बोकारो स्टील प्लांट ने पहली बार सफलतापूर्वक चेकर्स प्लेट रोलिंग ऑपरेशन पूरा किया है। इस उपलब्धि के साथ BSL अब उस विशेष बाजार में प्रवेश कर चुका है, जहां अब तक छोटे रोलिंग मिलों और मिनी स्टील प्लांटों का ही दबदबा था। यह पहल आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत BSL के रणनीतिक विजन को दर्शाता है। कार्यकारी निर्देशकों प्रिय रंजन और AK दत्त के नेतृत्व में BSL टीम ने ऐसे उत्पाद के निर्माण में कदम रखा है, जिसे अब तक देश के किसी बड़े इस्पात संयंत्र में व्यावसायिक रूप से तैयार नहीं किया था। पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के NGO प्रभारी रहे इंस्पेक्टर गणेश सिंह किए गए निलंबित।
झारखंड में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के एनजीओ प्रभार संभाल चुके इंस्पेक्टर गणेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सूत्रों के अनुसार एसीबी के एडीजी ने गणेश सिंह के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि उनका हाल ही में हजारीबाग स्थित एसीबी दफ्तर में तबादला किया गया था, लेकिन उन्होंने वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इसी लापरवाही को आधार बनाकर यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि एसीबी ने पिछले साल नवंबर में ही गणेश सिंह के विरुद्ध इंटेलिजेंस रिपोर्ट दर्ज की थी। आईआर में उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की पुष्टि हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर अब एसीबी इस मामले में प्रारंभिक जांच शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव में 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हाईकोर्ट ने एसीएफ सेवा विस्तार याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्देशों का सीधा प्रभाव अब झारखंड स्टेट बार काउंसिल के चुनावों पर भी दिखने जा रहा है। देश की शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्य बार काउंसिलों में इस साल चुनाव होने बाकी हैं, उनमें महिलाओं के लिए न्यूनतम 20% सीटें आरक्षित की जानी चाहिए। झारखंड में यह प्रतिशत बढ़कर लगभग 30 हो सकता है, क्योंकि काउंसिल में 25 निर्वाचित सदस्य होते हैं और नई व्यवस्था के तहत 7 से 8 सीटें महिला वकीलों के लिए सुरक्षित की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी प्रार्थी योगमाया एमजी और शहला चौधरी की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि जहां महिला उम्मीदवार कम हो, वहां 10% सीटें सहचयन की प्रक्रिया के माध्यम से भरी जा सकती हैं। सहचयन वह तरीका है जिसमें प्रत्यक्ष चुनाव के बजाय काउंसिल के मौजूदा या नवनिर्वाचित सदस्य आपसी मतदान से अतिरिक्त सदस्यों का चयन करते हैं। बार काउंसिल चुनावों में यह प्रावधान अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। होटवार जेल में ईडी ने शराब घोटाले के आरोपियों से पूछताछ की। कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। झारखंड शराब घोटाले की जांच में तेजी लाते हुए प्रवर्तन निदेशालय की टीम मंगलवार को होटवार जेल पहुंची और वहां बंद कई आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की गई है। ईडी ने जिन आरोपियों से सवाल जवाब किए हैं, उनमें महेश सीताराम, परेश ठाकुर, विक्रम ठाकुर, विपिन जाधव, भाई परमार और जगन ठाकुर देसाई शामिल हैं। ईडी की टीम को पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी मिली है। अधिकारियों के अनुसार इन जानकारियों को दस्तावेजों और पूर्व साक्ष्यों के साथ मिलाकर आगे सत्यापन किया जाएगा। ईडी इस मामले में पहले से ही अपनी अलग जांच शुरू कर चुकी है। ECIR दर्ज कर टीम ने कई बड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन कार्रवाइयों में ऐसे इनपुट मिले थे कि एसीबी के द्वारा गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर घोटाले की संरचना और लेन देन से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। इसी आधार पर ईडी ने न्यायालय से होटवार जेल में आरोपियों से पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। अनुमति मिलने के बाद एजेंसी ने विधिपूर्वक पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की है। झारखंड पुलिस अकादमी में गृह विभाग ने 9 पदाधिकारियों का पदस्थापन किया। अधिसूचना जारी। गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आधार पर नियुक्त 9 सफल पदाधिकारियों को झारखंड पुलिस अकादमी में पदस्थापित किया है। इन अधिकारियों में 6 प्रोबेशन पदाधिकारी, 2 काराधीक्षक और 1 जिला समादेष्टा शामिल है। इस संबंध में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में एक महत्वपूर्ण शर्त भी रखी गई है। इसमें कहा गया है कि सभी पदाधिकारी अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर यदि अपना योगदान नहीं करते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। शीतकालीन सत्र। झारखंड भवन व ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में कौन ठहरा, सूची मंगाए, सीरियस मैटर है। बाबूलाल। विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन दिल्ली के झारखंड भवन और ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस में ठहरने का मुद्दा सहित जल नल योजना, अबुआ आवास योजना का मुद्दा भी उठा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दिल्ली के झारखंड भवन में ठहरने के नियमों पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि मंत्रिमंडल निगरानी सचिवालय का फैसला कि केवल विधायकों के सगे संबंधित ही झारखंड भवन में रह सकते हैं सही नहीं है, इसे अविलंब वापस लेना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने आलोक दुबे और लाल किशोरनाथ सहदेव को ठहरने के लिए संबंधित बनाकर अनुशंसा की थी। बाबूलाल ने उन्हें स्पीकर से 5 सालों का रजिस्टर मंगाने की मांग की है ताकि पता चल सके कि वहां कौन कौन ठहरा है। बाबूलाल ने कहा कि दिल्ली स्थित ऊर्जा विभाग के गेस्ट हाउस के लिए हर महीने 5 लाख रुपए किराया दिया जाता है। इसमें 8 स्टाफ और 4-5 गाड़ियां भी हैं। यह बताया जाए कि इसमें आज तक कोई विधायक ठहरा है या नहीं। इस रजिस्टर और इसमें ठहरने वालों की सूची मंगाई जाए। यह भी बताया जाए कि इसे कौन चला रहा है और कौन इसका इंचार्ज है। आवास कौन आवंटित करता है, वहाँ कौन सा काम होता है, उसकी जाँच होनी चाहिए। बादाम कोल परियोजना के लिए NTPC को मिली 94.535 एकड़ जमीन।
झारखंड सरकार ने बादाम कोल परियोजना के लिए एनटीपीसी को 94.535 एकड़ जमीन 30 साल के लिए लीज पर दी है। यह जमीन हजारीबाग के बड़का गांव में स्थित है और 2 हिस्सों में दी गई है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड को स्वर्ण, अभिनव पाठक का गोल्ड पर निशाना। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली शूटिंग प्रतियोगिता में झारखंड ने एक बार फिर अपना दमखम दिखाया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के अधीन झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की अगुवाई में राज्य की अंडर-17 बालक टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। खासकर अभिनव पाठक ने 10 मीटर एयर राइफल ओपन साइट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर झारखंड को राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया है। बताते चले कि 6 से 9 दिसंबर 2025 तक मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित द एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के शीर्ष प्रतिभाशाली निशानेबाजों ने हिस्सा लिया था। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अभिनव ने अपनी एकाग्रता, तकनीक और सटीक निशानेबाजी से निर्णायक बढ़त बनाई है। लगातार स्थिर प्रदर्शन करते हुए उन्होंने फाइनल दौर में बेहतरीन स्कोर करते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया है। कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर, 50 ppm भी जमा देगा खून का थक्का। खदानों से होने वाले गैस रिसाव के दौरान शुरुआती दौर में निकलने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड ही है। सबसे खतरनाक और जानलेवा होने से इसे गैस नहीं बल्कि साइलेंट किलर कह सकते हैं। इसका महज 50 ppm भी जान ले सकता है। शरीर में प्रवेश करते ही यह गैस खून का थक्का बना देता है, कुछ समझने से पहले ही जान ले लेता है। यह कहना है केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर के सेवानिवृत्त विज्ञानी डॉक्टर डी त्रिपाठी का। झारखंड पुलिस अधिकारियों को CDTI कोलकाता में मिलेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग। झारखंड पुलिस के अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रशिक्षण निर्देशालय झारखंड पुलिस ने सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोलकाता के सहयोग से दिसंबर में आयोजित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रशिक्षण सब इंस्पेक्टर और इसमें उच्च स्तर के पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित है। राज्य में अपराध की बदलती प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को देखते हुए यह प्रशिक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रशिक्षण निर्देशालय ने सभी संबंधित जिलों और इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे इन महत्वपूर्ण प्रशिक्षणों के लिए अपने अपने क्षेत्र से योग्य पदाधिकारियों का नामांकन 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराएं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।